सो लास्ट क्लासेस में आई थिंक 2 या 3 क्लासेस में हमने ये कंसेप्ट पढ़ा, बेसिस ऑफ अ वेक्टर स्पेस, जो कि इससे पहले की क्लासेस में दोनों कंसेप्ट को हमने कंबाइन करके ये वाला कंसेप्ट पढ़ा था। इसमें होता क्या है, एक बार मैं रिकॉल करा देती हूँ कि कोई भी सबसेट B is said to be is said to be basis for a vector space B, capital B, if B spans V, that means spanning set of this B is V. Also, this set is Li set. Okay, तो इसके हमने काफ़ी सारे स्टैंडर्ड एग्जाम्पल पढ़े थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास R3 है तो हमें पता है B1 जो होगा, ये B1 जो सेट है जिसके अंदर इस तरह के वेक्टर्स हैं, ये हमारा बेसिस बन जाता है। ये हमने वेरीफाई किया था लास्ट क्लासेस में। उसके बाद हमने ये भी देखा था कि B2 है, B2 ये वाला सेट है, यहाँ पर माइनस था, ठीक है। तो ये B2 भी हमने वेरीफाई किया था, ये भी बेसिस बन जाता है फॉर R3। और इस तरीके से हमने ऑब्जर्व किया कि जरूरी नहीं है कि बेसिस यूनिक हो, बेसिस बहुत सारे हो सकते हैं वेक्टर स्पेस के लिए। उसके बाद हमने डिफरेंट वेक्टर स्पेस लिए। फॉर एग्जांपल, हमने मैट्रिसेस वाला वेक्टर स्पेस लिया और उसमें चेक किया कि बेसिस कौन सा बेसिस एग्जिस्ट कर रहा है, और उसको शो किया कि ये बेसिस है फॉर दिस वेक्टर स्पेस। उसके बाद सिमिलरली हमने पॉलिनोमियल्स पे काम किया। पॉलिनोमियल पे काम किया हमने, और उसमें भी हमने देखा कि अगर हमारे पास पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 3 हो, तो उस केस में जो बेसिस ये बनता है, ये बेसिस बन जाता है, ठीक है। ये एक तरह का स्टैंडर्ड बेसिस ही है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट है एक तरह के इसको मतलब उनका कुछ ना कुछ एक ये पर्टिकुलर फॉर्म है, x टू द पावर 0, x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, x टू द पावर 3। अगर यहाँ पर ये सेम चीज़ P4 के लिए हो जाए, दैट मीन्स वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल लेस देन इक्वल डिग्री लेस देन इक्वल्स टू 4, तो उस केस में ये बेसिस एक्सटेंड हो जाएगा x टू द पावर 4 तक, ठीक है। तो इस तरीके से ही हम सारे बेसिस कर लेते हैं जितने भी पॉलिनोमियल्स के होते हैं। लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने काफ़ी टाइम लगाया था। अच्छा, एक और बेसिस है ये P4 के लिए, जो कि इस टाइप का है। ये स्टैंडर्ड नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लिए जो स्टैंडर्ड बेसिस है वो ऐसा दिखाई देगा, 1, अभी मैंने जो बोला x स्क्वायर, x टू द पावर 3, x टू द पावर 4, तो इस तरह का बेसिस है। लेकिन इसने बोला कि इसको बेसिस शो करो, तो आपको इसको दिखाना है कि ये स्पैन कर रहा है P4 को, और ये Li सेट है, ठीक है। अभी सो लास्ट क्लास में हमने एग्जाम्पल में काफ़ी टाइम लगाया था, जो थोड़ा डिफरेंट एग्जाम्पल है। तो उसमें हमने सीखा था कि अगर हमारे पास ऐसा वेक्टर स्पेस हो B जिसने कंटेन किया हो सारे पॉलिनोमियल्स को, तो इसके लिए बेसिस कौन सा एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए आप देख सकते हो ये वाला बेसिस एग्जिस्ट कर रहा था। इस बेसिस में आप देख सकते हो 1, x स्क्वायर, और इनफाइनाइट एलिमेंट्स थे। और ये एक तरह से एग्जाम्पल है। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछा जाए कि इनफाइनाइट बेसिस का एग्जाम्पल बताओ, तो ये एग्जाम्पल आपका बन जाता है, ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हटके है बाकी सबसे, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा जो एलिमेंट है बेसिस में वो फाइनाइट नहीं है। इससे ऊपर के जितने भी हमने बेसिस पढ़े थे, उनके सबके एलिमेंट फाइनाइट थे, तो ये इसलिए थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने कर लिया था। अब थोड़े से इसी से रिलेटेड कंसेप्ट पढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड थ्योरी पढ़ते हैं कि क्या क्या कहती है थ्योरी। और बेसिस का कंसेप्ट तो क्लियर है। अगर किसी सेट को कोई वेक्टर स्पेस गिवन होगा और सेट को बेसिस चेक करने को लिए बोला जाएगा, तो चेक कर लोगे। कैसे कैसे चेक करना है, स्पैनिंग चेक करनी है, देन Li चेक करना है। स्पैनिंग के लिए जो तरीके बताए गए हैं वो रिकॉल कर लेना।
एल आई सेट के लिए जो तरीके बताए गए हैं, एल आई सेट कैसे चेक करते हैं वो तरीके रिकॉल कर लें, ठीक है। सो क्लियर है यहाँ तक? अब हम पढ़ते हैं कि कुछ पहले भी बताया हुआ है, कुछ ना कुछ थ्योरी होती है या कुछ ना कुछ ऑब्जर्वेशन होती है जो मैथमेटिशियंस ऑब्जर्व करते हैं और फिर उसके बाद उससे रिलेटेड वो रिजल्ट बना देते हैं, और वो रिजल्ट हमारे काम को आसान करने के लिए ही बनाए गए होते हैं ताकि हमारा कंप्यूटेशनल वर्क कम हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नोशन यूज़ हो रही है। नोशन क्या है, जैसे ये जो बार एस का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, दैट मीन्स कार्डिनैलिटी ऑफ एस, जो कि आप इस तरह की नोशन पढ़ते होंगे एनसीईआरटी में। इसके लिए नोशन ऐसी थी, मैंने देखी थी, एन ऑफ एस। एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ठीक है। तो यहाँ पर ये नोशन इस तरह की यूज कर रहा है, दिस मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। फॉर एग्जाम्पल एस अगर हमारा ये है तो ये क्या होगा बताओ? 3। हाँ, गुड। अगर ये है तो S1 इज 4। इसको हम कार्डिनैलिटी भी मैं बोल सकती हूँ कभी कभार, क्योंकि मैं वो नोशन यूज़ करती हूँ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S1, उसको हम कार्डिनैलिटी भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो भी नोशन मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। तो हाँ, तो लेमा क्या कहता है पहले वो डिस्कस करते हैं, और फिर लेमा की क्या एप्लीकेशन है, उसको कैसे यूज़ करते हैं हम वो देखते हैं। तो लेमा क्या कहता है कि लेट वी बी द वेक्टर स्पेस एस कंटेन्ड इन वी एंड टी कंटेन्ड इन वी, ठीक है। 2 सबसेट ले लेंगे एस एंड टी जो कि वी के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। सच दैट एस स्पैन्स वी एंड एस इज फाइनाइट एंड टी इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो ये कह रहा है कि जो टी होगा, तो रिजल्ट जो कह रहा है वो कह रहा है टी जो होगा वो फाइनाइट होगा और नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी हमेशा कम होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस, ठीक है। तो ग्राफिकली देख लेते हैं इस रिजल्ट को और फिर देखते हैं इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो ये रिजल्ट प्रॉपर इसका प्रूफ किया गया है। हम अभी इसकी सिर्फ एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है, कि इसको कैसे यूज़ करेंगे हम अपने क्वेश्चंस को करने में। तो ये कह रहा है कि V है, ठीक है, S कोई सेट है और T कोई सेट है V का, V वेक्टर स्पेस है, ठीक है। ये कह रहा है कि S जो है वो स्पैन कर रहा है V को, दैट मीन्स स्पैन ऑफ S इज V, और T जो है वो Li सेट है। फर्दर उसने एक और कंडीशन और दी है कि जो S है ये फाइनाइट सेट है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज फाइनाइट, ठीक है। तो ये एक और तरीका है लिखने का कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज फाइनाइट, उसको हम बेसिकली फाइनाइट सेट है, इसका मतलब क्या है कि S के एलिमेंट को मैं गिन सकती हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन S इज फाइनाइट, तो ये लिखने का तरीका है। तो रिजल्ट क्या कहता है, लेमा क्या कहता है? लेमा कहता है अगर मेरे पास ये सारी एजम्पशंस हैं कि S जो है वो V का सबसेट है सच दैट स्पैन ऑफ S इज V, T जो है वो भी V का सेट है और वो Li सेट है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये कहता है कि T भी फाइनाइट होगा, T के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट नहीं हो सकते, रिजल्ट ये कहता है। और फर्दर द कार्डिनैलिटी ऑफ S इज ऑलवेज, सॉरी, कार्डिनैलिटी ऑफ T इज ऑलवेज लेस देन, यही कह रहा है ना, एक मिनट, T की कार्डिनैलिटी S की कार्डिनैलिटी से कम होगी। हाँ, ये देखो ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन T इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। ग्राफिकली क्लियर है?
जो भी मैंने बताया है उस तरीके से क्लियर है मैम कि could you please हाँ, explain it once again? मैं बताती हूँ, एक मिनट पहले मैं एक बार दोबारा से उसको रीफ्रेम कर देती हूँ कि एलआई सेट के अंदर एलिमेंट जो हैं वो हमेशा कम होंगे स्पैनिंग सेट के एलिमेंट से। ये लेमा ये कहता है, लेमा क्या कहता है कि एलआई सेट के जो एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो हमेशा स्पैनिंग सेट के एलिमेंट से कम होंगे। हाँ बोलो, क्या कोई एक बच्चा बोल रहा था, क्या कह रहा था? हेलो। मैम कुछ नहीं, बस डाउट था जो अपने आप ही क्लियर कर दिया। ठीक है, चलो अब इस सबसे पहले हमें समझ में आ जाना चाहिए कि थ्योरम क्या कह रही है या लेमा क्या कह रहा है, जो रिजल्ट है ये क्या कह रहा है। उसके बाद अभी मैं इसको देखते हैं हम यूज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन ही किया हुआ है, जो भी मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन linearly independent subset always less than equals to the number of element in spanning subset of a vector space। तो हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है, इसका अपोजिट नहीं हो सकता है। हमेशा ऐसा ही होगा कि एल आई सेट हो, अगर आपने कोई सबसेट है एल आई है और कोई सबसेट है स्पैनिंग सेट है, तो टी की जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो लेस देन होंगे एस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दैट मीन्स एक बार इसको दोबारा से ग्राफिकली देख लेते हैं कि ये बी है, एस है और ये टी है, ठीक है। एस हमारा स्पैनिंग सेट है और ये एल आई सेट है। तो अगर किसी ने पूछा है ये 4 है और ये मान लो 2 है, तो क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है? नो मैम। नहीं हो सकती, क्योंकि लेमा हमें वैसे तो हम उसका प्रूफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लेमा हमें बताता है, रिजल्ट देता है कि ये कंडीशन होगी, ठीक है। तो 4 तो छोटा नहीं हो सकता है 2 से, तो ये कभी हो ही नहीं सकता। ऐसा कोई टी ऐसा नहीं आ सकता एल आई सेट सच दैट जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो। दैट मीन्स अगर मुझे पता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट एस जो है वो 2 है, तो एल आई सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट एटमोस्ट कितने हो सकते हैं? 2 तक हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि वो लेमा कहता है, वो एक तरह से हमें बाउंड दे देता है टी के लिए, ठीक है। सिमिलरली बाउंड वो हमें एस के लिए भी दे देता है कि कम से कम कितने एलिमेंट होंगे एस के अंदर। फॉर एग्जांपल इसी को ही दोबारा से बनाती हूँ मैं। मान लो टी एल आई सेट पता है आपको, ठीक है, और उसकी कार्डिनैलिटी पता है कि उसकी कार्डिनैलिटी 4 है, ठीक है। तो अगर उसका कोई स्पैनिंग सेट होगा, वेक्टर स्पेस का कोई स्पैनिंग सेट होगा, तो उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 4 या 4 से ज़्यादा। ये रिजल्ट हमें ये कहता है, ठीक है। क्लियर है यस का? मैम। हाँ, तो अब इसी को ही हम यूज़ कर लेंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने में। कैसे यूज़ करेंगे देखो। टी सेट दिया है इन R3, टी के अंदर ऐसे एलिमेंट है 4 3 1 -7 6 2, ये सब एलिमेंट हैं। टी के अंदर एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 4। सो अब बोला गया है शो दैट टी इज़ नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट नहीं है ये शो करना है। तो एक मेथड तो ये है, कन्वेंशनल मेथड है जो आपने अभी सीखा है, ठीक है। एक मेथड जो अभी आपने स्टार्टिंग की क्लास मैंने जब बताई थी, जब इंडिपेंडेंट हम पढ़ रहे थे तब सीखा था। कैसे करते थे उसमें? इनको बना लेते थे कॉलम, यहाँ मैंने बताया भी हुआ है, हल्का से हिंट दिख रहा है। इनको कॉलम बना लेते थे, इसको कॉलम बना लेते थे, इसको भी कॉलम बना लेंगे,
ठीक है, उसके बाद इस मैट्रिक्स को रिड्यूस कर लेंगे रो एक्लन फॉर्म में। फिर उसके बाद देखेंगे कि पाइवट एलिमेंट हर कॉलम में है या नहीं। अगर पाइवट एलिमेंट हर कॉलम में आ जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट बन जाएगा। अगर पाइवट एलिमेंट हर एक कॉलम में नहीं आ रहा तो ये डिपेंडेंट बन जाएगा। याद है ना ये वाला मेथड? एक तरीका तो ये है। अब तुम्हें पता है ये तरीका कम से कम 10 मिनट्स तो लगा ही देगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि आप इसको लिखोगे और उसके बाद इसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में रिड्यूस करोगे। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि लेमा को यूज़ कर लो। लेमा को कैसे यूज़ करो ये एक्सप्लेन किया हुआ है। एक मिनट। हाँ, तो लेमा को कैसे यूज़ करना है? लेमा को सब कुछ इसमें डायरेक्ट तो मिलेगा नहीं, कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगानी पड़ेगी। लेमा को कैसे यूज़ करना है देखो, आपको पता है R3 के बारे में। आपको पता है R3 के बारे में आपको क्या पता है कि आपने देखा था जब मैंने सेट ये वाला लिया था, एक सेट है S जिसके अंदर ये एलिमेंट है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको याद है कि ये जो सेट था, इनफैक्ट ये बेसिस था, ये सेट स्पैन करता है R3 को। याद है ये यस वाला? यस मैम। हाँ, और वैसे भी इसको आप लिख लो, उसको जैसे रो वाइज लिखोगे ऐसे, तो आपको दिख रहा है ये एक्लन फॉर्म में है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो A टाइम्स ऑफ दिस प्लस B टाइम्स ऑफ दिस प्लस C टाइम्स ऑफ दिस पूरा R3 आ जाएगा। तो ये स्पैन कर रहा है R3 को। तो मेरे पास T उन्होंने दिया हुआ है क्वेश्चन में, मेरे पास S आ गया। ठीक है, अगर अब इसको हम मैम बोलो। हम लोगों ने रैंडमली एस ले लिया या स्टैंडर्ड हाँ फॉर्म है? हाँ, रैंडमली लिया है, लेकिन हमें पता है कि ये तो स्पैन, ये सबसे स्टैंडर्ड एग्जांपल था ना जब हमने स्टार्टिंग में किया था, तो मुझे पता है ये स्पैन करेगा। इस तरह के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे R3 में ये, R4 में आपके पास 1 0 0 0 0 1 0 0 और आगे इसी तरीके से दो एलिमेंट हो, वो स्पैन करेगा R4 को। ये हमने ऑब्जर्व किया था ना उस टाइम पे भी। ठीक है, तो S मैंने ये ले लिया। ठीक है, T मुझे गिवन है। ठीक है, इसको मैं करूँगी कॉन्ट्राडिक्शन से। कॉन्ट्राडिक्शन से कैसे करूँगी? इफ पॉसिबल सपोज T इज इंडिपेंडेंट। ठीक है, अगर T इंडिपेंडेंट है तो बाय अबव लेमा क्या कहता है कि इंडिपेंडेंट सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो स्पैनिंग सेट की कार्डिनैलिटी से कम होगी। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ T इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनैलिटी ऑफ S। S की कार्डिनैलिटी क्या है? S में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 3। कार्डिनैलिटी ऑफ T क्या है? 4। तो 4 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। ठीक है, इसलिए मेरी अजम्पशन फेल हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने अजम्पशन ली थी कि ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मेरी अजम्पशन फेल हो जाएगी इस केस में, हेंस T इज नॉट रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। अच्छा, ये अगर यहाँ पर वेरीफाई होता तब इतना तुम्हें इतना यूजफुल नहीं होता ये मेथड। यहाँ पर क्या था? शो करना था। तो तुम्हें पता है कि रिजल्ट तुम्हें पता है, मतलब आउटपुट तुम्हें पहले से पता है कि क्या आना चाहिए। ठीक है, इसलिए आपने ये लेमा यूज कर लिया आसानी से। क्लियर है बात जो मैं कह रही हूँ? मैम जब वेरीफाई लिखा होगा तो हमको नॉर्मल सा फॉर्मूला यूज करना है ना, लाइक पाइवट एंट्री हाँ, वाला मेथड। अगर वेरीफाई करने को बोला गया है तो तुम ये भी यूज कर सकते हो। देखो ये वाला भी तुम यूज कर सकते हो, लेकिन बेटर है तुम फर्स्ट मेथड ही यूज करो जो तुमने सीखा है, कंप्यूटेशनल वर्क करके वर्क वो वाला करो। ठीक है, मैम बट एग्जाम में कैसे पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कब कहाँ करना है, मतलब कौन से मेथड से करना है? हाँ देखो, मैं बताती हूँ। देखो तुम्हें खुद से अभी, क्योंकि तुम इसमें नए हो तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन तुम्हें खुद से हिंट लगने लग जाएगा कि
कहाँ पर थ्योरम यूज करनी है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई क्वेश्चन है इस तरह का, ठीक है, टी में ऐसे दिया हुआ है मुझे, मैंने खुद ने भी किया नहीं हुआ वो ये क्वेश्चन, बस मैं ऐसे लिख रही हूँ। ठीक है, तो देखो अगर तुम इसमें ये लेमा लगाने की कोशिश करोगे तो लेमा तुम ऐसे ही लगा सकते हो, इफ पॉसिबल सपोज टी इज एल आई। ठीक है, टी इज एल आई। तो अकॉर्डिंग टू दिस लेमा cardinality of T is less than equal to cardinality of S, which is 3। अगेन एस मैंने वही सेम स्टैंडर्ड सेट लिया है। T की कार्डिनलिटी क्या है इसमें, T है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रडिक्शन आया है क्या, नो मैम। नहीं आया है ना, क्योंकि 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 हम लिख सकते हैं मैथमेटिक्स में, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ इसमें गलती है, 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 3 के इसमें गलती है, या 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 2 इसमें गलती है। ठीक है, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, ये स्टेटमेंट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो इससे तुम्हें एक चीज सीखने को मिली है, जब भी टी जो है वो R3 में बैठा है, ठीक है, और उसके पास बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट आप देख सकते हो, उसके पास अगर 3 है तो ये लेमा लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो तुम अपना फर्स्ट मेथड ही लगाओ, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट अगर उसके पास 4 है, 5 है, 6 है, तो बेटर है कि ये थ्योरम लगाओ। ये वाली थ्योरम लगाने से तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट उसमें ज़्यादा है तो तुम्हें ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, कंप्यूटेशनल वर्क। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन ये ना आके ये आएगा, मैं ऐसे दे रही हूँ। तो फर्स्ट मेथड वैसे ये भी है कि तुम्हें लगाना है फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड लगा दो, कुछ दिक्कत नहीं है, ये लगा दो ऐसे करके। लेकिन ये तुम्हारे वर्क को बढ़ाएगा ही, बिकॉज इसमें इतनी सारी कॉलम भी आ गए, ये तुम्हारे काम को आसान नहीं करेगा, जबकि लेमा इस केस में काम को आसान कर देगा, बिकॉज अगर टी इज एल आई, कॉन्ट्राडिक्शन से ही चलोगे। ठीक है, इफ पॉसिबल टी इज एल आई, देन मैम यूजिंग शायद लेमा। मार्किंग स्कीम से पता चल जाएगा कि कौन सा मेथड यूज करना है। मैम शायद मार्किंग स्कीम होगा ना, उससे भी पता चल जाएगा कौन सा यूज करना है। मैट्रिक्स से पता चल जाएगा, नो मैम, मार्किंग स्कीम लाइक मार्किंग्स के, हाँ इसमें। हाँ उससे भी पता चल सकता मैम है। अगर के और एन इक्वल होंगे तो मैम हम इस मेथड को मतलब फर्स्ट मेथड को यूज कर सकते हैं, और इस वाले को जब यूज हाँ करेंगे हाँ जब ये, के और उसमें डिफरेंस हाँ है। हाँ गुड, ये कर सकते हो। जब आपके पास जैसे टी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो आपको पता है आप लेमा यूज़ नहीं कर पाओगे, वही मैं बोल रही हूँ। तो टी के अंदर, टी अगर R3 में बैठा हुआ है और टी के अंदर 3 से ज़्यादा एलिमेंट है, तो आप लेमा यूज़ कर सकते हो। जैसे इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, तो इसमें मैंने स्टार्ट किया, और कार्डिनलिटी ऑफ टी इज लेस देन इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ एस, अगेन एस वही सेट है मेरा जो मैंने लिया हुआ है उधर, तो 5 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, हेंस जो टी है वो एल आई नहीं हो सकता। तो बेसिकली इसमें हमने ये सीखा है कि R3 में 3 से ज़्यादा एलिमेंट वाला सेट एल आई हो ही नहीं सकता है, मतलब जिसके पास 4 एलिमेंट है, जिसके पास 5 एलिमेंट है, या जिसके पास 100 एलिमेंट है टी के पास, वो कभी भी एल आई नहीं होगा, ये सीखा है मैंने। ठीक है, सिमिलरली आप इस चीज़ को एक्सटेंड कर सकते हो R2 पे भी। R2 में बेसिकली आप ये सीखोगे कि 2 से ज़्यादा एलिमेंट है तो एल आई नहीं हो सकता, R4 में 4 से ज़्यादा एलिमेंट है तो एल आई नहीं हो सकता। तो ये आप ये ऑब्जर्वेशन भी देख सकते हो। ठीक है, आगे। हाँ मैम हाँ बोलिए। अगर टी में 3 एलिमेंट है तो हम क्यों यूज नहीं कर सकते लेमा? तब भी हम प्रूव, जैसे हमने प्रूव करा था तब भी, कि हाँ नहीं तब देखो,
अब मान लें 3 एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट मैंने यहाँ से हटा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो कार्डिनलिटी ऑफ टी है वो 3 आ जाएगी, ठीक है। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3 कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, तो फिर मैं आगे रिजल्ट नहीं निकाल सकती ना। 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 3, ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैं इसमें इक्वल भी यूज कर रही हूँ। बात समझ रहे हो, इक्वालिटी भी आ रही है इसमें। यस हाँ, इसका मतलब क्या होता है, x इज लेस देन इक्वल्स टू y का मतलब क्या होता है, या तो x y के इक्वल है या x ग्रेटर देन स्ट्रिक्टली वाई। लेस देन y। हाँ, तो ये दोनों अजम्पशन इसके अंदर होती है, ठीक है। सिमिलरली मैंने बताया कि R4 में आपके पास, जिसके पास 5 एलिमेंट हो गए, मतलब 4 देख रहे हो, R4 कर दिया यहाँ पर, और B के पास अगर 5 एलिमेंट है तो वो भी Li नहीं होगा। अगर आपके पास यहाँ पे R100 है, T के पास 100 से ज़्यादा एलिमेंट है, मतलब 1000 एलिमेंट है, तो वो भी Li नहीं होगा यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। तो ये लेमा एक तरह से ज़्यादा डायमेंशन पे यूज हो सकता है। तो इसी मैट्रिक्स वाले फर्स्ट मेथड की वो लिमिटेशन है कि वो इतनी ज़्यादा डायमेंशन पे नहीं हो सकता। थ्योरी के ये फ़ायदे हो जाते हैं। चलो अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं कि दूसरे एग्जांपल में इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है, एस दिया है R4 में और बोला है कि शो दैट एस डज नॉट स्पैन R4, ठीक है। तो वन मेथड तो वही है, फर्स्ट मेथड तो वो हो सकता है कि आप क्या करो, इसको रो बनाओ, एक मैट्रिक्स बनाओ जिसमें इसको फर्स्ट रो, इसको सेकंड रो और इसको थर्ड रो ले लो। उसके बाद रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म लगाओ। उसके बाद जो भी आपके पास मैट्रिक्स आ रही है उसको A टाइम्स ऑफ जो भी आ रही है मैट्रिक्स वो लिखकर प्लस B टाइम्स ऑफ सेकंड वाला। ये मेथड तो याद है ना, ये स्टार्टिंग में कराया था, सिंप्लीफाइड स्पैनिंग मेथड। बेसिकली इसमें आपको इसका स्पैन निकालना है, वो आप निकाल लोगे जो क्लास में मैंने स्टार्टिंग में कराया था, ठीक है। स्पैन ऑफ एस निकालना है और आप नोट करोगे स्पैन ऑफ एस जो है वो पूरा R4 नहीं आ रहा होगा, ठीक है। R4 के कुछ ना कुछ एलिमेंट मिस हो रहे होंगे स्पैन के। एक मेथड तो ये है। अब हम पढ़ते हैं एप्लीकेशन इस लेमा की, इस लेमा को यूज़ करके कैसे कर सकते हैं। तो उसको अगेन इसको यूज़ करने के लिए हम एक टी सेट लेंगे। टी सेट आपको पता है, ऊपर देखा ही है आपने कि लेमा में टी सेट की क्या प्रॉपर्टी है। टी सेट हमारा Li सेट होना चाहिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट सेट होना चाहिए। तो एक टी सेट लेना है मुझे। तो सबसे सिंपल टी सेट जो कि R4 में Li है, अगेन इस टाइप का ले लिया मैंने, क्योंकि इसकी मुझे पता है ये Li बन जाएगा, है ना। Li सेट है ना, ये 1 0 0 0 हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। Yes, तो हाँ, तो अब ये Li सेट है। अगेन इसको कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे। इफ पॉसिबल सपोज S स्पैन्स R4, अगर S स्पैन कर रहा है R4 को, by above lemma cardinality of T is less than equal to cardinality of S. Cardinality of S is 3 and cardinality of T is 4. Again we get a contradiction. तो हमारे पास ये रिजल्ट जो है वो ट्रू नहीं है। दैट मीन्स ये स्पैन नहीं करेगा R4 को। और इससे हमने एक और चीज़ और सीखी कि अगर R4 में कोई ऐसा सेट है S जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 से कम है, स्ट्रिक्टली कम है, तो स्पैन नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये इसको हटा दूँ, ठीक है, नया सेट ले लिया से S1, तो ये जो S1 है ये भी स्पैन नहीं करेगा R4 को, क्योंकि इसमें अगेन मैं ये सेम तरीका यूज़ कर सकती हूँ।
इससे मैंने ये सीखा। ठीक है, यस मैम। चलो तो कुछ क्वेश्चंस इससे इजीली हो जाएंगे, उसके लिए हमें उसको रो रिड्यूस एक्लन फॉर्म में चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और वो प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी है कि उस टाइम पे आपका माइंड कैसा चल रहा है। ठीक है, कि आप दोनों चीज़ें ही सही है वैसे तो। वो मेथड जो फर्स्ट मेथड है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बस वो टाइम कंज्यूमिंग है और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलो एक रिजल्ट और पढ़ लेते हैं जो कि बहुत इजी रिजल्ट है। हाँ, क्या कहता है, B1 and B2 be bases for a vector space V such that B1 has finitely many elements, then B2 has finite element and number of element in B1 is equals to number of element in B2। ठीक है, तो रिजल्ट ये कह रहा है कि अगर मेरे पास किसी वेक्टर स्पेस के दो बेसिस हैं B1 एंड B2, और मुझे पता है कि B1 के पास फाइनाइट एलिमेंट है तो B2 के पास भी फाइनाइट ही एलिमेंट होंगे, और फर्दर नंबर ऑफ एलिमेंट इन B1 सेम होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन B2। तो आप नोट कर सकते हो जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल कराया था, जो आज भी बताया था मैंने, इसमें हमने यहाँ पे देखो नंबर ऑफ एलिमेंट इन B1 कितना था, 3 था। ठीक है, R3 का एग्जांपल है। और B2 में जो हमने चेक किया था उसमें भी आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने थे, 3 ही थे। ठीक है, तो ये तो हमने ऑब्जर्व कर लिया कि हाँ ऐसा हो रहा था वहाँ पर। अब इसको एक बार प्रूव कर लेते हैं, और इसका प्रूफ इजी है। तो क्या कह रहा है, देखो दोनों बेसिस हैं। ठीक है, अब क्योंकि B1 बेसिस है तो स्पैन भी कर रहा होगा और LI सेट भी होगा, B2 बेसिस है तो स्पैन भी कर रहा होगा और LI सेट भी होगा। क्लियर है इतना? यस मैम। हाँ, अब देखो B1 जो है वो स्पैन कर रहा है B को, और B2 जो है वो LI सेट है। तो यूजिंग जो लेमा भी मैंने स्टेट किया था, उसका कोई वैसे नाम वो नहीं है, नंबर नहीं है, लेमा ही लिखा हुआ है मैंने। तो यूजिंग दैट लेमा मेरे पास क्या आ जाएगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ LI सेट इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ स्पैनिंग सेट। ठीक है, बताओ। मैम और एक बार रिपीट कर दो। देखो ये दोनों मुझे बेसिस दिए हुए हैं, ये बेसिस दिए हुए हैं, दैट मीन्स ये दोनों के दोनों स्पैन कर रहे हैं वी को, और दोनों के दोनों LI सेट है। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, B1 जो है वो स्पैन कर रहा है वी को, और B2 जो है वो LI सेट है। तो ये मैंने पिछला लेमा यूज़ किया, उसकी वजह से आ गया कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन B2 दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन LI सेट इज लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B1। B1 स्पैनिंग सेट है। ठीक है, B1 के बारे में मुझे पता है कि वो फाइनाइट सेट है, और B2 के बारे, क्योंकि B2 की जो कार्डिनलिटी है नंबर ऑफ एलिमेंट इन B2 कम है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ B1 से, और B1 एक फाइनाइट सेट है, मतलब उसके एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो सिमिलरली B2 के भी एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं, तो B2 भी फाइनाइट हो गया यूजिंग दिस इनइक्वालिटी। क्लियर है? यस मैम। बताओ बाकी सबको क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब क्या करना है, बस हो गया ये। अब क्या करना है कि इन सिमिलरली B2 और B1 का रोल एक्सचेंज कर देंगे। देखो इससे मेरे पास ये वाली इनइक्वालिटी आ गई। देखो B1 क्या था, मैंने क्या यूज़ किया था, B1 स्पैन कर रहा है और B2 LI सेट है। अगर मैं इनका इनका रोल एक्सचेंज कर दूं, दैट मीन्स B2 स्पैन कर रहा है और B1 LI सेट है जो कि है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये वाली इनइक्वालिटी आ जाएगी।
यस मैम। यस हाँ मैम। हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकंड इनइक्वालिटी से क्या आ गया मेरे पास, कोई नंबर है वो दूसरे नंबर से छोटा भी है और दूसरे नंबर से बड़ा भी है, तो इसका मतलब क्या पॉसिबिलिटी है, इक्वल। इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल है। इससे हमने ये सीखा कि नंबर ऑफ एलिमेंट जो बेसिस में होते हैं वो इक्वल होते हैं। बेसिस डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट जो होगा वो यूनिक होगा। जैसा कि अभी आपने देखा R3 में हमने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था B1 और B2 का, उसमें बेसिस के एलिमेंट अलग अलग थे, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन B1 3 था और नंबर ऑफ एलिमेंट इन B2 इज 3, उसमें भी 3 ही था। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैंने लिखी है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी बेसिस फॉर अ वेक्टर स्पेस आर सेम। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हो कि B1 जो है और ये B2 जो है, ये दोनों ही बेसिस फॉर्म करते हैं R2 के लिए, सॉरी। और इसमें भी 2 एलिमेंट है और इसमें भी 2 ही एलिमेंट, ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो। क्लियर है ये चीज़ें इतनी? चलो बस मैं एक ये डेफिनेशन बता देती हूँ, उसके बाद अटेंडेंस ले लूँगी। तो a vector space V is said to be finite dimensional if it has basis which has finite element। तो एक वेक्टर स्पेस को फाइनाइट डायमेंशनल बोलेंगे अगर उसके पास एक बेसिस है जिसके पास फाइनाइट एलिमेंट है। तो मुझे कोई बता सकता है कि फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस कौन कौन से हैं? हम्म जितने भी ये वाले हैं जो हमने पढ़े हैं R2, आपको पता है इसके पास बेसिस है, इसके पास बेसिस क्या है, ये जिसके पास 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, फाइनाइट एलिमेंट होंगे। R3 भी, R3 के पास भी आपको पता है स्टैंडर्ड बेसिस है जिसके पास 3 एलिमेंट होते हैं। R4, ये जो सारे एग्जाम्पल थे, इनफैक्ट जो आपने M32 पढ़ा था, जो आपने PN पढ़ा PN। था, हाँ, ये सारे एग्जाम्पल किसके थे? फाइनाइट डायमेंशनल के। अब मुझे बताओ कि कोई ऐसा एग्जाम्पल जो फाइनाइट डायमेंशनल का नहीं है। ये अच्छा एग्जाम्पल है, जिसके पास कोई फाइनाइट बेसिस आ ही नहीं रहा है, ऐसा वेक्टर स्पेस। देखो, जो हमने ये वाला एग्जाम्पल पढ़ा था, जब मैंने बोला था ये थोड़ा हटके है, ये वाला एग्जाम्पल, वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। इसके अंदर सारे पॉलिनोमियल्स हैं और उसका बेसिस आपको पता है, बेसिस के पास फाइनाइट एलिमेंट है, इसके बेसिस के पास फाइनाइट एलिमेंट है, ओ सॉरी, इसके बेसिस के पास इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो ये जो है ये फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस नहीं बोला जाएगा। इससे ऊपर जो भी हमने एग्जाम्पल पढ़े थे वो सारे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस के थे, और ये है इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। क्लियर है? यस मैम। चलो ठीक है, एक बार मैं देख लूँ उसके नीचे क्या लिखा हुआ है। हाँ, ये लिखा हुआ है, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V does not have finite basis। फॉर एग्जाम्पल मैंने बता दिया सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स वाला। ठीक है, मेरे एग्जाम्पल जो हमने पढ़े। अभी चलो इसको नेक्स्ट फ्राइडे को कंटिन्यू करती हूँ यहाँ से। ठीक है, याद रखना इस कंसेप्ट को लेके। कोई वो डाउट तो नहीं है? इसमें
इसमें एटमोस जेड ही हो सकते हैं क्या? ऐसा भी है क्या? नहीं मैम, और आगे चेक करना है। आगे हो ही नहीं रहा, मैं कर रही हूँ तो। दिखाओ कितने स्टूडेंट्स हैं। 16 स्टूडेंट्स हैं। तुम अपने अपने नाम व्हाट्सएप पे लिख दो। कम ही स्टूडेंट है, मैं देख लूँगी। ठीक है? ओके। हाँ। यस मैम।